तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए हम आज गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर, पीएमओ के अंडर, देयर इज़ वन ऑफिस कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा, और ये सेक्रेटरी कंट्रोल करता है ऑपरेटर्स को। और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में दो ही ऑपरेटर्स हैं। वन इज़ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकेंड इज़ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि NPCIL और भाविनी। क्या क्या याद रहा आपको कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को हेड करता है सेक्रेटरी, और ये सेक्रेटरी कंट्रोल करता है ऑपरेटर्स को। और ये ऑपरेटर्स का काम क्या है? ऑपरेटर्स का काम है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिएक्टर्स। ठीक है, सो दो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, NPCIL और भाविनी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक पता चल गया। और एक बात देखिए, इसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। किसको? एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसको किसने हेड किया था? सेक्रेटरी के द्वारा। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को किसने हेड किया? चेयरमैन के द्वारा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी है और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो चेयरमैन है, वो एक ही बंदा होता है। ठीक है, ऑलराइट। 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया। उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेफ्टी रेगुलेटर्स को इस्टेब्लिश किया गया, और इन सेफ्टी रेगुलेटर्स का नाम दिया गया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। और ये सेफ्टी रेगुलेटर्स को भी लुक्ड आफ्टर किया जाता है बाय द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आपको क्या याद रहा? देखो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखो, इसमें फ्लॉज भी है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको प्रेजेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है वो याद रहा ना, कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जिसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा, और वही सेक्रेटरी कंट्रोल करता है ऑपरेटर्स को, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिएक्टर्स। कौन? दो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, NPCIL और भाविनी। और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। ये चेयरमैन और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्रेटरी है, वो एक ही बंदा होता है। 1962 में जो हमारे एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो पास किया गया, और उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक देयर safety regulators were established, and the safety regulators were established in the form of Atomic Energy Regulatory Board. और इस सेफ्टी रेगुलेटर को इस्टेब्लिश किया गया था बाय ए सिंपल नोटिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। आगे देखते हैं। देखो, द प्रेजेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो आपको पीछे पता चल गया क्या है, उसके कुछ इश्यूज है। द फर्स्ट इशू विद द प्रेजेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक बंदा हु इज ए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज कंट्रोलिंग द ऑपरेटर्स, और वही बंदा एज ए चेयरमैन ऑफ दिस एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज लुकिंग आफ्टर द सेफ्टी रेगुलेटर। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग the control and the safety regulator must be separated। जिसके पास कंट्रोलर, जो एक बंदा जो ऑपरेटर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो अलग होना चाहिए, और जो सेफ्टी रेगुलेटर्स को कंट्रोल कर रहा है या उनको देख रहा है, उनको हेड कर रहा है, दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड। बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव टू बी डिफरेंट। एक ही बंदा दोनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वही ऑपरेटर्स को भी हेड कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, और वही बंदा लुक आफ्टर कर रहा है ऑफ दिस सेफ्टी रेगुलेटर्स।
safety regulator in terms of Atomic Energy Regulatory Board. ठीक है. Now the second one is lack of transparency in the present system. It is not mandatory presently हमारे यहाँ इंडिया में it's not mandatory to give all of the information regarding nuclear incidents and nuclear accidents. Present time में ऐसा it's not mandatory to give out the information. इस वजह से there is lack of transparency. अगर कोई nuclear incident या accident हो रहा है फिर there is reluctance from the governance side, from the government side to give out that information. ठीक है. अभी तीसरी बात, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है जिसके बारे में अभी हमने बात की, विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए सेफ्टी रेगुलेटर, इट इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस बॉडी, बल्कि ये बॉडी को, ये बोर्ड को क्रिएट किया गया बाय ए सिंपल नोटिफिकेशन. आपको पता है 1962 में एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, the safety regulators were established, and the safety regulators were established in the form of Atomic Energy Regulatory Board. और ये Atomic Energy Regulatory Board को establish किया गया था by a simple notification. तो इसका मतलब ये हुआ ये कोई autonomous body नहीं है. जब ये autonomous body नहीं है इसका मतलब ये हुआ इसके रोल या इसके फंक्शन को कभी भी फिर से बदला जा सकता है by a simple notification again. और जबकि इसका रोल बिल्कुल क्रिटिकल है बीइंग ए सेफ्टी रेगुलेटर. ये 3 इश्यूज़ हैं विद द प्रेजेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में. अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट हुआ था, न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2011. ठीक है, कौन सा बिल? न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2011. इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द फुकुशिमा एक्सीडेंट इन 2011. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फुकुशिमा एक्सीडेंट जो हुआ था 2011 में, इसका दूसरा नाम है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर. इसमें क्या हुआ था, जापान में अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की वजह से सुनामीज़ आई थी, और उस सुनामी की वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे, क्योंकि अर्थक्वेक एक्सीडेड द सिस्मिक रिएक्टर डिज़ाइन टॉलरेंस. जो हमारे रिएक्टर्स थे वो कंक्रीट के थे बाहर से, बट उनकी जो टॉलरेंस लेवल थी, सिस्मिक रिएक्टर डिज़ाइन टॉलरेंस जो उनकी थी, दैट वाज एक्चुअली एक्सीडेड बाय दिस सुनामी एंड अर्थक्वेक. और उस वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. और इस फुकुशिमा एक्सीडेंट को बाद में इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल ने लेवल 7 डिज़ास्टर बताया गया. हमारे दुनिया में अभी के टाइम पे द टोटल नंबर ऑफ लेवल 7 डिज़ास्टर्स, देखो आपको लेवल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. देखो, न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, या न्यूक्लियर इवेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ न्यूक्लियर इंसिडेंट, सेकेंड इज़ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. अब न्यूक्लियर इंसिडेंट उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोला जाता है. दीज आर न्यूक्लियर इंसिडेंट्स. लेवल 0 मतलब कोई इंसिडेंट नहीं हुआ. अब ये न्यूक्लियर लेवल 1, 2, 3 वाले इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, इनको प्लांट के अंदर ही मैनेज किया जाता है. इनका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लोकल सिग्निफिकेंसेस नहीं होते हैं, प्लांट के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर फ्रॉम लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 7. और ये जो फुकुशिमा में 2011 में न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, दैट वाज ऑफ लेवल 7 डिज़ास्टर. और ये डिज़ास्टर is the only second level 7 disaster after Chernobyl. Chernobyl मतलब CHERNOBYL. Chernobyl यूक्रेनियन एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको हम बोलते हैं Chernobyl एक्सीडेंट 1986 भी. इसमें क्या हुआ था, रिएक्टर के फ्लॉड डिज़ाइन की वजह से, और जो उसके ऑपरेटर्स थे दे वर आल्सो इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड टू ऑपरेट दैट फ्लॉड रिएक्टर. इस वजह से उस टाइम पे एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी बताया गया था लेवल 7 न्यूक्लियर डिज़ास्टर. तो अभी के टाइम पे हमारी दुनिया में 2 ही ऐसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनका लेवल 7 था. वन इज़ Chernobyl एंड सेकेंड इज़ फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो कि 2011 में हुआ था. इसको हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना याद रखेंगे कि फुकुशिमा में 2011 में जो डिज़ास्टर हुआ था, उसके बाद जो पूरी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी
वो सेंसिटिव हुए टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ दीज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, जो उनके सेफ्टी कंसर्न्स थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल, जैसे आपके पास अर्थक्वेक मेजर करने के लिए रिचर स्केल है ना, वैसे ही ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल है। इससे हम ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर आती है, 1990 में ये बनी, ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल। और इस स्केल के अंडर हम कैटेगराइज करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ दीज न्यूक्लियर डिजास्टर्स और न्यूक्लियर इवेंट्स, और उनको कैटेगराइज करते हैं इनटू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर इंटेंसिटी। दे आर बीइंग tagged as level 1, 2, 3, 4 like that. Seventh level means the major accident. Sixth means the serious accident. ऐसे ही level 5 means accident with wider consequences. Level 4 means accident with local consequences. अब जो इंसिडेंट्स होते हैं, नॉर्मल न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, ये प्लांट के अंदर ही कंट्रोल होते हैं और ये माइनर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं आगे। तो फुकुशिमा में 2011 में जो ये एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद हमारे पार्लियामेंट में जो ये बिल प्रेजेंट किया गया, न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी बिल 2011, ये तब पास नहीं हुआ। उसके बाद इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया 2015 में, मोदी जी के कार्यकाल में 2015 में इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया, फिर से ये सस्पेंड हुआ, और एज ऑफ 2021 द बिल इज़ येट सस्पेंडेड। अब ये जो न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2011 है, जिसको बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गया 2015 में, इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंज आनी चाहिए वो थी, पहली चेंज, द न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी मॉनिटर करेगी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और इट विल सब्ज्यूम द प्रेजेंट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को सब्ज्यूम कौन करेगा? न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी, एज अकॉर्डिंग टू दिस बिल। दूसरी बात, ये मैंडेटरी होगा टू नोटिफाई ऑल द न्यूक्लियर रिएक्टर इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। नाउ आपको ये भी पता है न्यूक्लियर इंसिडेंट और न्यूक्लियर एक्सीडेंट में कैसे फ़र्क है, क्या फ़र्क है। लेवल 1, 2, 3 they are the nuclear incidents, and if the level is like 4, 5, 6, 7, then those are called as nuclear accidents as according to the International Nuclear Event Scale, ठीक है। तो now it's mandatory to notify all the nuclear accidents and incidents within the 15 days. That will be followed by the action under the provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code, ठीक है। न्यूक्लियर सेफ्टी को और एश्योर करने के लिए देयर विल बी ए काउंसिल फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर टू डेवलप न्यूक्लियर सेफ्टी पॉलिसी। तो न्यूक्लियर सेफ्टी पॉलिसी को डेवलप करने के लिए देयर विल बी ए काउंसिल फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको पता चल गया। दीज आर द थ्री मेजर चेंज दैट आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2011। अभी तक ये बिल सस्पेंडेड है, बट अब आने वाले टाइम में द गवर्नमेंट विल और द गवर्नमेंट मे पास दिस बिल, बिकॉज गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आपने देखिए फ्लॉज क्या है, उन फ्लॉज को करेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किया ना, वो आप लोगों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। अब हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर जाना, उसके इश्यूज़ को जाना, और उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के क्या प्रयास है या क्या प्रयास करने वाली है गवर्नमेंट, या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसको भी देख लिया थ्रू द प्रोविजंस ऑफ दैट बिल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में। जो कि आपको पता है, देयर इज़ स्कैरिसिटी ऑफ यूरेनियम इन इंडिया और एबंडेंस ऑफ थ्योरियम, और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ए 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। वाई इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ए 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? in order to balance scarcity of uranium and the abundance of thorium. आपको अगर पता हो, हमारे कोस्टल इंडिया में there is abundance of thorium present and there is scarcity of uranium in India all over. So इस वजह से जो हमने अब हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इवॉल्व किया है, that is of 3 stages.
नाउ ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, द फ्यूल फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इज़ यूरेनियम 235 एंड द रिएक्टर्स फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है? ये ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिनमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया जाता है एज मॉडरेटर और एज कूलेंट। समझ रहे हैं आप? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स में नॉर्मल पानी इस्तेमाल होता है एज मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट, और इनमें फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है? एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम 235। 1962 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, और उस एग्रीमेंट के अंडर जनरल इलेक्ट्रिक जो कि एक यूएस कंपनी है, उन्होंने एग्री किया दैट दे विल सप्लाई 2 सच रिएक्टर्स, 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स टू इंडिया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें वो 2 रिएक्टर सप्लाई किए और उन दोनों को इंस्टॉल किया गया तारापुर में। बट रिएक्टर्स सप्लाई करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि हम सप्लायर हैं और हम एग्जेम्प्ट होने चाहिए फ्रॉम न्यूक्लियर लायबिलिटी, एंड इस कंडीशन को 1962 में इंडिया ने एक्सेप्ट किया। इंडिया ने बोला ओके, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो हमें 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स दे रही है, वी आर गोइंग टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम एनी न्यूक्लियर लायबिलिटी। जो हमारे यहाँ पे कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट या न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो यूज़ करेंगे इन रिएक्टर्स को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सप्लायर होगा इन रिएक्टर्स का, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से यूएसए को हमने उस टाइम पे एग्जेम्प्ट किया फ्रॉम न्यूक्लियर लायबिलिटी, और ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद, इन कंडीशंस को मानने के बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये 2 रिएक्टर्स को हमें सौंपा, जो हमने बाद में तारापुर में इंस्टॉल किए। तो आपको बात समझ आई? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट का काम कौन करता है? एक अकेला पानी, नॉर्मल पानी, ओके, और फ्यूल है एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर की एक आउटलाइन देख लीजिए आप। तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोलर रॉड और कूलेंट। ठीक है, पहले तो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूरेनियम 235 है, जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियर फिशन होगा। आपको पता है न्यूक्लियर फिशन होता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं किसी भी न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर, उसके बाद उसमें न्यूक्लियर फिशन होता है, और न्यूक्लियर फिशन के प्रोडक्ट्स निकलते हैं और 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और ये 3 नए न्यूट्रॉन्स 3 नए न्यूक्लियर फ्यूल के एटम्स पे अटैक करते हैं, और आप खुद देखिए, इसके फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, बट आपको पता है ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये बहुत ही हाई स्पीड से निकलते हैं। उनकी स्पीड बहुत रैंडम और बहुत ज़्यादा होती है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा स्पीड होती है इन न्यूट्रॉन्स की, उतने ही कम एफिशिएंट होते हैं ये टू कैरी आउट दिस न्यूक्लियर फिशन सक्सेसफुली। तो इसी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर्स का। ये मॉडरेटर्स इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ताकि जो फिशन होने की परसेंटेज है और एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल रॉड्स है या न्यूट्रॉन कैचर जिनको हम बोलते हैं, इनका क्या फंक्शन है फिर? अब ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, इनका फंक्शन होता है, जो न्यूक्लियर फिशन से 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले उनमें से 2 को एब्जॉर्ब करना। अब ये 2 एब्जॉर्ब होंगे तो एक ही न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा अगले फिशन के लिए। तो इस वजह से हमारा जो फिशन रिएक्शन है ये कंट्रोल में रहेगा, और इस वजह से हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ बिजली बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे ही कूलेंट का इस्तेमाल होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्टर, और ये तो आपको पता चली गया, ये एक आउटलाइन था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। इसका दूसरा नाम कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम भी है, यानी कि कैंडू।
आपको पहले तो पता होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में नॉर्मल पानी का इस्तेमाल हुआ जिसको हम H2O बोलते हैं या लाइट वाटर बोलते हैं, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का इस्तेमाल होता है। ये D क्या है? ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका नाम ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम D2O से जो पानी बनता है इसको हम हैवी वाटर बोलते हैं और इसको हम लाइट वाटर बोलते हैं। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यही ड्यूटेरियम का इस्तेमाल होता है या हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है एज कूलेंट एंड एज वेल एज मॉडरेटर, यानी कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए भी यही हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है और एज कूलेंट भी इस्तेमाल होता है इसी हैवी वाटर का। ओके, और ये जो पाइप्स होती है ना, इन पाइप्स के अंदर ये हैवी वाटर सर्कुलेट करता है अंडर हैवी प्रेशर सो एज टू मिनिमाइज द वेपोराइजेशन ऑफ द कूलेंट। कूलेंट का कम से कम वेपोराइजेशन हो, इस कूलेंट को पाइप्स के थ्रू जो फ्लो किया जाता है उसको फ्लो किया जाता है अंडर हैवी प्रेशर। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है। और इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है दैट इज़ यूरेनियम 238। ठीक है, तो अब यूरेनियम 238 कैसे इस्तेमाल होगा वो आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल आपको ये बात पता चली कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स में एक तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल होता है, लाइट वाटर, और दूसरा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है नेचुरल यूरेनियम 238 और इसमें हैवी वाटर इस्तेमाल होता है एज कूलेंट एंड एज वेल एज मॉडरेटर। सो अब कनाडा ने इंडिया को ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स सप्लाई करने से पहले वो एक एग्रीमेंट साइन कराया और उनको एक्सेप्ट कराए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। कनाडा ने इंडिया को बताया कि इंडिया को एग्जेम्प्ट करना है हमारे सप्लायर्स को, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के सप्लायर्स को, इस केस में हमारे कनाडा के साथ इस केस में जो इन कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम या कैंडू रिएक्टर्स के जो सप्लायर्स थे वो था एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड। इस सप्लायर को आपको एग्जेम्प्ट करना है फ्रॉम न्यूक्लियर लाइबिलिटी, यानी कि वही बात हो गई अमेरिका के केस में। अमेरिका ने हमें जब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स दिए उन्होंने भी यही बोला था कि भाई हमारी कोई न्यूक्लियर लाइबिलिटी नहीं है, आपके इंडिया में कोई एक्सीडेंट होता है हमारे रिएक्टर की वजह से तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सेम इज़ द केस कनाडा ने भी, कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी इंडिया को बोला कि आपको हमारे सप्लायर यानी कि एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एनी न्यूक्लियर लाइबिलिटी या एनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो आपके इंडिया में होगा। इंडिया ने तब इसको फिर से एक्सेप्ट किया। आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है एज न्यूक्लियर फ्यूल, उस केस में पहला न्यूट्रॉन कैप्चर के बाद यूरेनियम का मास नंबर बढ़ के यूरेनियम 238 से यूरेनियम 239 बनता है और यूरेनियम 239 के एक बीटा एमिशन से और 23 मिनट्स के बाद उससे नेपच्यूनियम बनता है और नेपच्यूनियम के एक और बीटा एमिशन और 2 से 3 दिन के बाद प्लूटोनियम 239 बनता है। और ये जो प्लूटोनियम है इसी का एक्चुअली बाद में फिशन होता है और इस प्लूटोनियम को बाद में न्यूक्लियर वॉरहेड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजुअली यही होता है जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में यही होता है। ठीक है, अब आपको ये पता चली गया कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर्स जो हमारे इंडिया में हैं वो यही है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो हमने कनाडा से लिए हैं और जिनमें नेचुरल यूरेनियम यानी कि यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है एज फ्यूल और प्लूटोनियम जो इससे हासिल होता है इस यूरेनियम 238 से, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स में भी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अब बचा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इसका दूसरा नाम लाइट वाटर रिएक्टर भी है। ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल पानी का एज मॉडरेटर और इसका फ्यूल है एनरिच्ड यूरेनियम
और जो मॉडरेटर और कूलेंट है ना, उनको सर्कुलेट किया जाता है अंडर इंक्रीज्ड प्रेशर टू कंट्रोल वेपराइजेशन। देखो बेसिक दो डिफरेंसेस आप समझ जाइए जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में है। वन इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसमें जो कूलेंट और मॉडरेटर है दैट इज़ हैवी वाटर, और इस केस में द कूलेंट एंड मॉडरेटर इज़ नॉर्मल लाइट वाटर। ठीक है, और बाकी सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटी ये है जो मॉडरेटर और कूलेंट है उनको सर्कुलेट किया जाता है अंडर इंक्रीज्ड प्रेशर टू कंट्रोल वेपराइजेशन। ये कैटेगरी ऑफ जो रिएक्टर्स हैं इनको सेफेस्ट माना जाता है आउट ऑफ ऑल ऑफ द थ्री कैटेगरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, लाइक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में से सबसे सेफेस्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ठीक है, अब इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ समझते हैं। मेजर डिफरेंसेस हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में कूलेंट आल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ मॉडरेटर, सो द सेम फ्लूइड एक्ट्स एज कूलेंट कम मॉडरेटर। एक बात, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या हुआ? Though the coolant and the moderator is the same fluid, but the moderator fluid do not mix with coolant in the most prevalent design of pressurized heavy water reactor। एक बात, अब जो pressurized water reactor में है उसमें नॉर्मल पानी और लाइट वाटर का इस्तेमाल होता है एज कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड बेस्ड ऑन ड्यूटेरियम इज़ यूज्ड एज कूलेंट एंड ऑल्सो एज मॉडरेटर, बट दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में एनरिच्ड यूरेनियम विद अराउंड 2 to 5% ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। अब जो हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, mostly natural uranium that has around 0.7% uranium 235 is used as fuel in pressurized heavy water reactors, as deuterium oxide has negligible neutron absorption cross section। तो आपको ये बात याद आई, यहाँ पे इतना याद रखिए आप, इसमें यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है, इसमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है या नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दस द फ्यूल फॉर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स इज़ कॉस्टलियर। Pressurized heavy water reactor fuel is cheaper as it utilizes naturally available uranium as reactor fuel। अब pressurized water reactor में the regular water that is used as coolant cum moderator in pressurized water reactor is abundantly available and is cheaper। सिंपल चीज़, बट जो हैवी वाटर है इन केस ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये जो इस्तेमाल होता है एज कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में फ्लूइड इन द प्राइमरी लूप और कूलेंट लूप ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इज़ मेंटेन्ड एट हाई प्रेशर। ठीक है, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में fluid in the primary loop of pressurized heavy water reactor is maintained at comparatively lower pressure। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अगर जो मेजर डिफरेंसेस है वो आपको समझ आ गई तो ठीक है, ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आई यहाँ पे बातें, सो जितना आपको याद रहता है उतना आपके लिए ये एक फोल्डर मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो सकता है इसका। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इन रिएक्टर्स की और अच्छे से बढ़े, इसलिए मैंने ये रीड आउट किया है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही है, तो थैंक्स अ लॉट।